एक दिन एक पिता अपने बेटे के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि बेटा, तुम्हें काफ़ी लंबा समय हो गया घर से दूर रहते हुए। हमने तुम्हारी हर गलती को माफ़ कर दिया। एक काम करो, अब तुम अपनी बेटी और बच्चों को लेकर घर आ जाओ। इस बात को सुनकर वह जो बेटा है वह भी बहुत ज़्यादा राज़ी होता है और कहता है कि सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं अब घर ज़रूर आऊँगा। इस बात को सुनकर वह जो बेटा है वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बस वह अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज़ कर देता है और बस घर पहुंचने वाला होता है। वह अब सोच रहा है कि वह घर जाएगा और अपनी पत्नी को बताएगा कि उनके जो पिता हैं उन्होंने उनको घर बुलाया है और उन्होंने उनकी हर गलती को माफ़ कर दिया है, इसलिए तुम भी अपना सामान पैक कर लो और बस घर चलो। इन बातों को सोच कर वह जो संदीप है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बस अपने घर पहुंच जाता है। वह जैसे अपने घर पहुंचा है वह अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। यहाँ पर वह जो पत्नी है यानी कि उसकी जो पत्नी है कविता, वह बड़ी हैरान है और कहने लगती है कि वारे क्या हुआ, कैसे तुम इतने ज़्यादा खुश हो भाई? क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई या फिर हम करोड़पति होने वाले हैं? आखिर क्या सच्चाई है? लेकिन वह जो संदीप है अब अपनी पत्नी कविता को बताने लगता है दरअसल आज उसके पास उसके पिता का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि बेटा, हमने तुम्हारी हर गलती को माफ़ कर दिया। एक काम करो, तुम फटाक से घर आ जाओ। दरअसल वो हमको घर बुलाना चाहते हैं। अब इस बात को जैसे वह कविता सुनती है उसके चेहरे से सारी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो बिल्कुल ऐसे सकते में यानी कि उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है और अब तो वह कुछ ऐसे विचारों को सोचने लगती है जो कि शायद उसको नहीं सोचने चाहिए थे। उस कविता को कुछ ऐसा लगने लगा था कि शायद उसकी आज़ादी में अब खलल पड़ गई है। दरअसल वह कुछ और ही करना चाहती थी। वह अपने प्रेमी से कैसे मिलेगी, कैसे उसके साथ रंगरलियाँ मनाएगी, यहाँ पर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नज़र आता है। और फिर तो वह अगले दिन अपने प्रेमी के साथ कुछ ऐसा सोच लेती है और कुछ ऐसा काम कर देती है कि वह जो संदीप है वह अपने घर लौट ही नहीं पाता है। आखिर उस संदीप के साथ ऐसा क्या हुआ? बहुत ही रोमांचक ये कहानी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। दरअसल संदीप के घर पे उसके माता पिता यानी कि परिवार के काफ़ी जो सदस्य हैं वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो जाकर देखते हैं कि यहाँ पर संदीप के घर का ताला लगा हुआ है। दरअसल जहाँ कुरुक्षेत्र में संदीप किराए पर रहा करता है उसके बारे में उसके पिता को जानकारी पता चल गई थी और उसके पिता यहाँ पर गाड़ी लेकर आए थे और वो लोग संदीप को, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन अब वो जैसे उस घर पर पहुँचते हैं वहाँ संदीप के घर का ताला लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर सभी लोग इधर उधर पूछ रहे हैं कि ये संदीप कहाँ पर है, संदीप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन संदीप की जो पत्नी है कविता के बारे में जब पूछा जाता है तो ये वो लोग कहते हैं कि यहाँ से कविता कल की यहाँ से गई हुई है। कल तो वह यहाँ घर पर मौजूद थी लेकिन वह आज यहाँ पर नहीं है, शायद कहीं गई होगी। इन सारी बातों को सुनकर वह लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान होते हैं और वो लगातार अपने बेटे के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं लेकिन उसके बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब तो वो लोग थोड़ा ताका झांकी करने लगते हैं उस घर में। लेकिन जैसे ही वह लड़का उस जंगले में से झांक अंदर देखता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल वह देखता है कि यहाँ जो संदीप है, संदीप फांसी के फंदे से झूला हुआ पड़ा है। दरअसल अब तो उन लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं और वो लोग तुरंत मौका वारदात पे पुलिस के पास फ़ोन करते हैं और पुलिस को भी वहीं बुलाते हैं। दोस्तों पुलिस के आने के बाद अब तो उस घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है। उसके बाद अब वहाँ देखते हैं सभी लोग कि जो संदीप है, संदीप फांसी के फंदे से झूला हुआ पड़ा है। यानी कि उसी कमरे में जहाँ पर संदीप और कविता रहा करते थे वहीं पर संदीप ने अपने आप की फांसी लगा ली है। लेकिन उस घर की पूरी स्थिति को देखकर वो सारे घर वाले बड़े ही परेशान हैं। दरअसल वो लोग कहते हैं कि यार संदीप यहाँ पर ऐसा काम कैसे कर सकता है जबकि उसके जो दोनों पैर हैं वो उस जो बेड है बेड से लगे हुए हैं। यानी कि बेड पर जिस प्रकार से उसके पैर लगे हैं वह अपने आप को फांसी नहीं लगा सकता। वो माता पिता और परिवार अब यहाँ पर
यानी कि पुलिस को बताते हैं कि यह उसने आत्महत्या नहीं, इसकी हत्या की गई है और यह हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसकी ही पत्नी कविता है। दरअसल यहाँ पर वो लोग संदीप और कविता के बारे में जान कर देते हैं कि करीब उस संदीप की 10 साल पहले इस कविता से एक बाज़ार में मुलाकात हुई थी और तब से ये दोनों एक दूसरे को यानी कि चाहने लगे थे। उनकी मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह पे बातचीत होने लगी। दोनों अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद वो दोनों यानी कि एक होने का निर्णय कर लेते हैं। इस बात की जानकारी पाकर संदीप का परिवार और उस कविता का परिवार दोनों मतलब कि अपनी नाराज़गी जताते हैं और कहते हैं कि वो लोग इस शादी के खिलाफ हैं। लेकिन वो दोनों अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और बस अपना घर बसाकर कुरुक्षेत्र में रहना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर संदीप अपनी पत्नी कविता को लेकर तो आया है, लेकिन अब अगली मुसीबत उनके सामने, उनके रोज़ का जो खर्चा है भाई वो भी तो आना चाहिए। अब जो संदीप है वह ट्रक ड्राइवरी का काम कर लेता है। दरअसल वह ट्रांसपोर्ट नगर जाता है और वहाँ पर ट्रक चलाने लगता है। अब वह जो ट्रक चलाकर जो भी मेहनत मजदूरी किया करता है, अपने लिए जो भी खाना पानी वो इकट्ठा करता है, उससे अपने घर परिवार, अपनी पत्नी का भरण पोषण करने लगता है। लेकिन इस जगह पर उस संदीप की दोस्ती हो जाती है एक दीपक नाम के लड़के से। दीपक देखने में काफ़ी हट्टा-कट्टा, काफ़ी अच्छा है और संदीप का बहुत ही बढ़िया दोस्त बन जाता है। अक्सर वह संदीप के साथ उसके घर पे आना जाना उसने शुरू तो कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि यार दोस्ती घर से बाहर ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जो वह लड़का है दीपक, वह उस संदीप के साथ तो आता ही है। संदीप के बाद भी यानी संदीप की जो गाड़ी है वह जब चली जाती है दूसरी जगहों पर, तब भी वह अकेले उस घर में आया करता है और उस कविता के साथ बैठकर घंटों घंटों बातचीत किया करता है। अब तो ये जो दोस्ती है, यह दोस्ती कहीं ना कहीं उन अवैध संबंधों में तब्दील हो जाती है और यहाँ पर वह कविता और जो दीपक हैं दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध कायम कर बैठते हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें भी निकल आती हैं कि वो लोग बड़े ही ढंग से यानी कि उस प्रक्रिया को भी अंजाम देते हैं जो कि शायद एक दोस्त को अपने दोस्त के घर को उजाड़ने के लिए नहीं देनी चाहिए थी। बस अब होना ही क्या था, यहाँ पर वो दोनों अब एक होने का निर्णय कर लेते हैं। यानी कि वह जो कविता है उस दीपक की पत्नी बनकर उसके साथ रहना चाहती है और उन दोनों के बीच में कुछ प्लानिंग ऐसी चल रही है। यानी कि जब संदीप चेन्नई वगैरह जाया करता तो वह जो दीपक है वह उस कविता के साथ इस प्रकार से रहता जैसे कि वो दोनों पति पत्नी हों। दोस्तों मैं आपको एक अहम जानकारी और बता दूं कि यहाँ जो संदीप के घर में उसका 6 साल का बेटा हिमांशु और 2.5 साल की एक बेटी भी होती है और यहाँ पर जो कविता है वह उन बच्चों को लेकर उनसे बताया करती कि दीपक को भी तुम लोग पापा बोला करो। दरअसल हम लोग अब दीपक के घर जाने वाले हैं। लेकिन इन बातों को वह संदीप जब भी सुनता हंसकर टाल दिया करता और उसको अपने प्यार यानी कि कविता पर पूरा भरोसा था कि कविता उसको धोखा देकर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन उसको क्या पता था कि जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा किया करता है वही एक दिन उसकी जान ले लेगी। यहाँ पर जैसे ही वह संदीप आया गाड़ी से आने के बाद अपनी पत्नी को गले लगाता है और उसको वह सूचना भी बताता है कि कैसे उसके पिता का फ़ोन आया था। उसके पिता ने उससे कहा था कि वो लोग उनके द्वारा की गई सारी गलतियों को क्षमा करते हैं और अब वो उस बहू और बेटे और खुद संदीप को भी यानी कि अपने घर बुलाना चाहते हैं। ये बात उस कविता को नागवार गुजरती है। दरअसल वह उस दीपक के साथ रहना चाहती है, उसके साथ ही अक्सर संबंध बनाया करती है। वह अब नहीं चाहती कि यहाँ जब वह अपने ससुराल में यानी कि उस संदीप के घर में चली जाएगी तो उसको आज़ादी से ज़िंदगी जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। दरअसल वह अपने प्रेमी से दूर कैसे रहे, बस इस बात के बारे में वह अब अपने जो प्रेमी है जिसका नाम दीपक है उसके पास फ़ोन करते और कहीं ना कहीं उन दोनों के दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी चल रही होती है कि यहाँ पर जो कविता है वह अपने फ़ोन में गूगल पर सर्च कर रही होती है कि कैसे एक आदमी की हत्या की जाए और वह जो हत्या है वह आत्महत्या के रूप में नजर आए। अब वह इस प्रकार से हर जगह पर इन्हीं प्रक्रियाओं को सर्च तो कर रही है, लेकिन उसको कोई खास जवाब नहीं मिल रहा होता है। जब वह अपने प्रेमी दीपक को इस बातों को बताती है कि यहाँ पर उसका जो पति है संदीप कुछ ऐसी प्लानिंग किए हुए है यानी कि वो लोग अब अपने उस संदीप के घर पर जाने वाले हैं, तो वह अब उस दीपक से दूर कैसे रहेगी। इस बात की सूचना पाकर अब तो वह जो दीपक है वह अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसके पास से कुछ
खास बातों को सीख कर आता है। उसके बाद वह अब यहाँ संदीप के घर आता है और संदीप के घर आकर अपनी जो प्रेमिका यानी कि कविता है, कविता को कुछ नींद की गोली देकर जाता है और कहता है कि इन गोलियों को उस लड़के यानी कि संदीप को खिला देना, उसके बाद उसको फ़ोन कर देना जब वह सो जाए। दोस्तों, जैसे वह संदीप आता है यानी कि उसकी पत्नी कविता उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाती है, उसमें दही भी होती है और दही में वह नींद की गोलियों को मिला देती है। उन नींद की गोलियों के असर के कारण अब जो संदीप है वह बहुत ही जल्दी वहाँ पर लेट जाता है और उसको नींद भी आ जाती है। जैसे ही उस संदीप निढाल हुआ है, उस बेड पर लेटा हुआ है यानी कि सो चुका है, अब तो वह जो लड़की कविता है वह अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और उस दीपक को भी वहीं बुला लेती है और अब वो दोनों यानी कि प्रेमी और प्रेमिका मिलकर उस संदीप की गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। उसकी जब सांसें चलना बंद हो जाती है, उसका दिल का धड़कना जब बंद हो जाता है, उसके बाद वो लोग की गई प्लानिंग के अनुसार यानी कि उस लड़के संदीप को वहीं जो पंखा है पंखे से टांग कर उस घर में से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से प्रक्रिया तो उन्होंने अंजाम दी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और अहम जानकारी दे दूँ कि ये जो कविता है यह काफ़ी दिन पहले से वो दीपक के साथ रहना चाहती थी और उसने धीरे धीरे अपने घर का जो सामान था उस सामान को दीपक के घर पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। दरअसल पुलिस को जानकारी मिल गई थी कि दीपक कहाँ का रहने वाला है। अब पुलिस दीपक के घर में जाती है तो वहाँ पाती है कि वाकई में यहाँ पर संदीप और कविता का जो सामान था वह सामान शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया है। दरअसल ये जो कविता है यह उस दीपक के साथ ही अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन पुलिस जिस जगह पर उन्होंने संदीप का जो शव बरामद किया था उस कमरे में पाती है कि वहाँ पर बहुत सारा ऐसा सामान जो कि वहाँ से उठकर जा चुका है। दरअसल वह जो कविता है वह उस दीपक के साथ शिफ्ट होना चाहती थी, दीपक से शादी करना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी और उसने इसी बात के चलते जब उसका पति संदीप बहुत सारी खुशियां लेकर उसके पास आया तो उसने अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया, यानी कि खुद अपने पति की सारी खुशियां तबाह कर दी। और ये सारा काम उस महिला ने किया जिससे उसके पति ने प्रेम विवाह किया था करीब 10 साल पहले। भाई आप सोचिए कि एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, उससे शादी करता है, घर वालों से मतलब कि घर वाले राज़ी नहीं है, उनकी नाराज़गी को ताक में रखकर वह उस लड़की के साथ शादी भी कर लेता है और शादी करने के बाद वह उसके साथ करीब 10 साल रहता है। और फिर क्या होता है, एक पत्नी अपने पति की जिससे उसने शादी करी है उसकी गला घोंटकर जान ले लेती है। भाई हद की बात है, ऐसी मानसिकता भाई हद की बात है। तुम लोग यार कहाँ पर रहने वाले हो यार। और मैं तो अभी इस बात को कहता हूँ कि जहाँ आज के दौर में यह जो लव मैरिज वाला फितूर लोगों के दिमाग में घुस चुका है और तो और जो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो मैटर है वह घुस चुका है, कहीं ना कहीं इनके जो परिणाम हैं बहुत ही ज़्यादा भयानक और भयावह हैं। यानी कि उनके बारे में बात करके ही डर लगता है, खौफ पैदा होता है यार ये लोग कैसे इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। यानी कि एक लव मैरिज करने वाले लड़के जो कि अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, भाई उस कविता को कमी किस बात की थी, पैसे उसका पति कमा के लाता है, एक बेटा एक बेटी यानी कि 2 बार माँ बन चुकी है, यानी कि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी क्या चाहिए भाई। आखिर वही काम तो वो संदीप करता है, वही काम वह दीपक कर सकता था, इसके अलावा कोई और तो कुछ नहीं करता, लेकिन पता नहीं भाई उसको क्या चाहिए। और ये जिस प्रकार से इन लोगों की मानसिकताएं बिगड़ती जा रही हैं उनके परिणाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो लगता है कि आज कली काल के चलते लोगों की जो बुद्धि है वह दुर्बुद्धि में तब्दील हो गई है और लोग सिर्फ और सिर्फ अपने शारीरिक भोगों, अपने जो फायदे हैं सिर्फ उसके बारे में बातचीत करना पसंद करते हैं और सिर्फ वही सुनना पसंद करते हैं जो कि वो उनकी बड़ाई के बारे में कही गई बातें हैं। यानी कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनकी बड़ाइयाँ चाहिए, उनके मुताबिक शारीरिक भोग चाहिए, उनके मुताबिक उनको मानसिक आराम चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मनुष्य योनि में जो भी इंसान आया है वो सब अपने कर्मों के भोग को भोगने के लिए आया है। यदि आपने किसी भी व्यक्ति या महिला के साथ बुरे कर्म किए हैं तो फिर आप तैयार हो जाइए, यानी कि इस मृत्यु लोक के अन्य योनियों में
आज जाकर आप लोग अपना जो कर्म का जो बोध है वह भुगतेंगे भी, और फिर उसके बाद आपको मानव शरीर भी मिलेगा। अब आपने मानव शरीर का जो सही जो काम जो आपको जानना चाहिए था वो तो आपने जाना नहीं, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वही पशुओं वाली योनियों में, यानी कि फिर यही चक्कर घूमता रहेगा और कभी भी आप यहाँ से पार नहीं पा सकोगे। इसलिए दोस्तों मैं तो आपसे इसी बात के बारे में कहता हूँ, सभी व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि भैया इस प्रकार की गंदी मानसिकता को त्याग दो और अपने आप को सात्विक बनाओ, सही ढंग से आगे बढ़ो और अपने आचरण सही कर लो। वरना ये कपड़े, पैसे, ज़मीन, जायदाद, जो भी आपको दौलत शोहरत नज़र आती हो, ये सब क्षण भंगुर है। यानी कि आपको लगता है कि आपकी जेब में अचानक 2-4 करोड़ आ गए, तो वो करोड़ आपके लिए नहीं है, वो करोड़ किसी की जेब से निकल कर आए और आपके जेब में आ गए और फिर आपकी जेब से भी निकल कर किसी और के पास जाएंगे। जहाँ इंसान सोचता है कि इस मृत्यु लोक में जो भी ये सांसारिक वस्तुएं, इनमें आकर आप लोग आनंद महसूस कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों में कोई भी आनंद नहीं है। और दोस्तों आज के टाइम में जहाँ लोगों को लगता है अरे ये लड़का मिल जाए, वो लड़का मिल जाए, लड़कों को या लड़कियों को लोग ऐसे बदलते हैं जैसे कि अपने पसंदीदा कपड़ों को चेंज कर रहे हैं। भाई अपनी मानसिकता को बदलो, उसके बाद ही ये काम करना, और जिसको चुन लिया आपने सिर्फ उसके साथ ही रहना। ये बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन मनुष्य के लिए ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।